हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब चलो, आज हम वन शॉट करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स का। बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, ताकि जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी वन शॉट देख के बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारे चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल्स है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नो मेटल और नॉन मेटल कहाँ से आए। देखो, तुम्हारे क्लास 9th में ना एक छोटा सा कंसेप्ट बताया गया था मैटर का। ठीक है, अब वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, वो मैं बताने वाली ही हूँ। ठीक है, अब ये जो मैटर का जो हमारा कंसेप्ट था ना, इसके अंदर है ये मैटर और नॉन मैटर, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एक्चुअली में क्या था, तुम्हें एक मैटर बताया गया था, तुम्हें बताया गया था कि मैटर, कि सब कुछ ही मैटर होता है यार। हर एक चीज वो मैटर है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है और कोई ना कोई वो जगह घेर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा। और अगर मैं इसको ऐसे हाथ पे रख दूँ तो ये जगह भी कुछ ना कुछ घेर रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक मैटर। मैं खुद भी एक मैटर हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, ब्लैक बोर्ड भी एक मैटर, सभी मैटर है। ठीक है, अब देखो, ये मैटर पता चल गया। अब मैटर दो तरीके के थे, एक था प्योर और एक था इम्प्योर। प्योर का था मतलब जो सेम पार्टिकल से मिलके बना, और इम्प्योर था जो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना है। अब जो सेम पार्टिकल से मिलके बने थे वो भी दो टाइप के हो गए, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब सिंगल था, और ये जो कंपाउंड था इसका मतलब था ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। समझे तुम। अब ये जो एलिमेंट था ना, इसके अंदर आते थे हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इस सब में से हमें सिर्फ ये दो पढ़ने हैं, मेटल और नॉन मेटल। और ये बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। जब आप मुझसे पढ़ोगे ना, आप कहोगे मैम यार, दीदी यार, कितना इजी चैप्टर था। ठीक है, अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले देखो, ये चैप्टर नहीं, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है। रिएक्शंस के बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, आपका आयनिक कंपाउंड, अकरेंस ऑफ मेटल्स, और फिर लास्ट में आपका वो कोरोजन वाला टॉपिक। देखो, तुम ऐसे लोग करोगे चैप्टर बहुत ही लेंथी है। हाँ, थोड़ा बहुत है लेकिन ईजी है। ये सबसे ईजी चैप्टर है तुम्हारे, जो तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक है ना क्लास 10th की, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा यार ये तो सबसे ईजी था, और मैं और भी ईजी तरीके से करवाऊंगी। ठीक है, तो अब ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले ये जानना होगा ये मैटर क्या भला है, मेटल क्या भला है, और दूसरी ये नॉन मेटल क्या भला है। अब ये जो मेटल है ना बेटा, इसके पास टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल है बहुत अच्छे किस्म का इंसान, ये समझ लो। और मेटल क्या करता है, देखो इनके पास क्या होता है, जैसे हम इंसान हैं, हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं लोगों को देने के लिए। मेटल और नॉन मेटल्स के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनके पास, इलेक्ट्रॉन्स। जो अच्छे मेटल्स होते हैं, मैंने बताया मेटल क्या होते हैं, अच्छे, तो वो जो उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। क्या कर देते हैं, वो दूसरों को दे देते हैं। तो मेटल क्या करता है, इसके पास टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और ये कंडक्ट कर लेता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को ये खुद में से पास आउट होने देता है। जैसे कोई भी हम लोहा देखते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो निकल ही जाती है। अब तुम यूँ मत करना कि लोहे को पकड़ के और एक उसमें दे दो, करंट में दे दो, कभी हो जाए तुम्हारा काम। ठीक है, ऐसा करना मत। देखो, जो मेटल्स हैं उनके पास टेंडेंसी है क्या, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब ध्यान से ये वाला पॉइंट समझो कि जो इसका आउटर मोस्ट सेल होता है ना बेटा, उसके अंदर 1, 2 या 3 ये होंगे उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या, जो ये मेटल है ना बेटा, जो भी चीज़ है दुनिया में वो एक एटम से मिलके बनी होती है, सबसे छोटी यूनिट है एटम। ऐसे ही जो मेटल है ना, उसकी यूनिट भी छोटी क्या है, एटम। अब ये एटम से मिल के बना है, तो जो इसका एटम है ना, एटम क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस होगा और बाहर ऐसे ऐसे करके शेल होंगे। तो ये बता रहा है कि जो उसका सबसे बाहर वाला शेल है, जो उसका सबसे, मान लो इसका बाहर वाला शेल ये है सबसे, तो ये जो बाहर वाला शेल है ना, इसके अंदर चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर इसके अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर इसके अंदर ऐसे
3 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये तो अच्छे वाले मेटल्स है, और अच्छा इंसान क्या होता है, जो कुछ दे दे, और ये मेटल्स तो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जो कुछ देता है वो अच्छा होता है, तो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है, अच्छे वाले मेटल, ठीक है। अब एक क्या है हमारा नॉन मेटल, अब ध्यान से सुनना, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल का उल्टा, मेटल तो इलेक्ट्रॉन को देता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेते, कहते हैं भाई आन दे, जो भी हो सब कुछ आन दे, ठीक है। अब जैसे जो इसका आउटर मोस्ट सेल होता है, इसके अंदर कितने वैलेंसी है, इसकी 5, 6 या 7। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल का एटम होगा ना बेटा, उसका जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 6, चाहे 7, देखो अभी 3 है, जैसे कि चाहे तो इतने होंगे, 5 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर 7 होंगे, समझ में आई बात। अब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव क्यों पर्सन है, क्योंकि ये सिर्फ लेता रहता है, देता नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, लेता है। और ये क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव ये क्यों था, क्योंकि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ये है इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मेटल का एग्जाम्पल है पोटेशियम और सोडियम। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये डोनेट इलेक्ट्रॉन करती है, इतने अच्छे क्यों हैं ये, इतने अच्छे इस वजह से हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है। अब इनकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इनको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, तो मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इनके वैलेंसी के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, चाहे तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इनको है ना अपना ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये कंप्लीट करना होता है। अब जैसे मान लो इनको लास्ट वाले ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे, लेकिन इनके पास तो हैं ही कितने, इनके पास तो भैया 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कोई मेटल है, मान लो मैंने क्या बताया, मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो मान लो कोई मेटल है उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कोई नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले शेल में, लेकिन उसे तो पूरे 8 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब तुम मुझे ना एक ध्यान से एक बात बताना, एक तो ये ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक ये क्या कर सकता है कि ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को निकाल के फेंक दे, मतलब इसी को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, जिससे ये वाला शेल हट जाएगा और इसके ऑक्टेट हो जाएंगे कंप्लीट। तो क्या समझदारी वाली बात है, किस में एनर्जी की ज़्यादा लगेगी और किस में कम लगेगी। तो तुम ध्यान से बात देखो, एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उसी की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मार देगा तो एनर्जी कम लगेगी, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। वहीं अभी हम नॉन मेटल को कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन है, ये तो लेते लेते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं बेचारे, इनका भी एक रीज़न है, क्योंकि इनके जो बाहर है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, 7, मतलब अब तुम सोच के देखो कि इनका न्यूक्लियस है, ये मान लो इनका बाहर वाला ऐसे शेल है और उसके अंदर 5 है बेटा, 3, 4, 5 है। अब पूरे करने हैं इनको 8, एक तो हो सकता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 कंप्लीट कर ले, और एक हो सकता है कि ये जो 5 है ना इनको अलविदा कह दे, इनको डोनेट कर दे। तो इनकी कम एनर्जी किस में लगेगी, ये 3 लेंगे उसमें कम एनर्जी लगेगी ना, 5 को देने से तो 3 में कम में मतलब एनर्जी कम लगेगी, तो इस वजह से ये लेते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो सीधी सी ये बात याद रखो, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट। जो मेटल है उनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, मतलब कि शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के में क्या होते हैं 5, 6, 7। ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसकी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड चलो भाई अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो अभी पहले हमने ये जाना कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटा जो मैंने लिख रखी है। कौन कौन सी, कंडक्शन है, डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है, लस्टर है, सोनोरिटी है, फिजिकल स्टेट और हार्डनेस है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कंडक्शन की। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे मेटल होते हैं ना वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते। समझ में आई बात। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है बेटा, ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, है तो ये नॉन मेटल, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है मैम, एक्सेप्शन वो होता है जो पूरे ग्रुप में से एक अलग पर्सन होता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 दोस्त हैं और जो 5 दोस्त हैं ना, उनमें से 4 बहुत शरारती हैं, लेकिन एक होता है जो इनोसेंट सा होता है। वैसे ही क्या है, एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल वैसे तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो है तो नॉन मेटल लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं ना केमिस्ट्री में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब दूसरा देखो, डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है मैम? डक्टिलिटी एक एलिमेंट की वो एबिलिटी होती है कि वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सके। किस में? थिन वायर्स में। कि कोई भी एलिमेंट है ना बेटा, उसकी ये एबिलिटी हो, ये उसकी एबिलिटी हो कि वो किस में कन्वर्ट हो सके, थिन वायर्स में वो क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, ये डक्टिलिटी है। अब सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी वाला एलिमेंट कौन है मैम, जो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए? वो है हमारा गोल्ड। कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स वो थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। अब डक्टिलिटी कौन करते हैं? मेटल्स तो करते हैं, मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो नहीं होते। अब तीसरी बात आती है बच्चा मैलेबिलिटी। अब ये मैलेबिलिटी क्या होता है मैम? देखो, डक्टिलिटी क्या था? थिन वायर्स में कन्वर्ट होना, मतलब एक एलिमेंट उसकी ये एबिलिटी है कि वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही मैलेबिलिटी क्या होता है कि कोई एलिमेंट उसकी ये एबिलिटी हो कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। किस में? थिन शीट में, मतलब एक ऐसी एबिलिटी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन शीट में। अच्छा मैम, थिन शीट में। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा वैसे वाला एलिमेंट कौन है जिसकी मैलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? तो वो 2 हैं, एक तो कौन है? गोल्ड, और एक क्या है? अपना सिल्वर, जिसकी मैलेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। अब मैलेबिलिटी कौन करते हैं? मेटल करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा हम सब जानते हैं, देखो बच्चों, मेटल्स का ज़्यादा होता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना बच्चा, उसका कम होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शन याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है गैलियम अंकल। ये गैलियम अंकल कौन है? ये है तो मेटल, है तो क्या ये? मेटल, लेकिन अब जैसे देखो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो ज़्यादा है मेटल का। अब मेटल ही क्या है? गैलियम है, लेकिन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। इतना लो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कि ये पाम, मतलब कि हथेली पर रखने पर ही क्या होता है? पिघलने लग जाता है। सिर्फ गैलियम नहीं, एक और है, उसका नाम क्या है? सीजियम। क्या है बेटा? सीजियम। ये दोनों ही क्या है तो ये दोनों मेटल, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं डेंसिटी। ऑफ कोर्स मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी। मेटल की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा एज कंपेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल की है कम। अब ये बात आती है लस्ट्री। लस्टर क्या होता है मैम? लस्टर का मतलब होता है चमकना, शाइन मारना। देखो, कोई भी चीज़ मेटल की नहीं लेके आते घर पे, एकदम से शाइन मारती है ना, तो कौन चमकते हैं? मेटल तो चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं चमकते। नॉन मेटल नहीं चमकते, लेकिन बेटा इसमें एक और एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन और ग्रेफाइट। ये जो आयोडीन और ग्रेफाइट है, ये है तो नॉन मेटल। मैंने क्या बताया कि जो नॉन मेटल है वो तो चमकते ही नहीं। अब मैं बता रही हूँ कि जो आयोडीन और ग्रेफाइट है ना, वो है तो नॉन मेटल, लेकिन ये दोनों ही चमकते हैं। तो ये क्या होगी? ये होगी एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन याद रखना हमारे लिए असूल है, हमें याद रखना पड़ेगा। अगली बात होती है सोनोरिटी। अब ये सोनोरिटी क्या होता है मैम? सोनोरिटी का मतलब होता है मेटेलिक साउंड। क्या होता है? मेटेलिक साउंड। क्या होगा मेरा बच्चा? मेटेलिक साउंड। अब ये मेटेलिक साउंड मैम जैसे बोले तो, देखो बोले तो एग्जाम्पल दूँ तो मंदिर की घंटी देखिए, घंटा, जैसे ही आप उसको बजाते हो तो एक ऐसे, मतलब ऐसे होगी घंटी, उसको जैसे आप बजाते तो मेटल मेटल से टकराती है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी साउंड को क्या कहते हैं? मेटेलिक साउंड करते हैं। तो मेटेलिक साउंड ऑफकोर्स मेटल तो करती है, वही बात है, नॉन मेटल नहीं करती। अब बात आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जो मेटल होती है ना बेटा, वो 95 to 96% सॉलिड स्टेट में रहती है। किस स्टेट में रहती है? अपनी सॉलिड स्टेट में रहती है। किस में रहेंगी? सॉलिड में। लेकिन जो अपनी नॉन मेटल है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी।
ठीक है। इसके बाद लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब मजबूती किस में है सबसे ज़्यादा, तो मजबूती ऑफ कोर्स मेटल में ज़्यादा होगी, लेकिन जो नॉन मेटल है उसमें कम होगी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम का। ये दोनों है तो मेटल की तो हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों नाइफ चक्कू से ही सीधे कट जाते हैं। समझ में आई आपको बात? तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में? रिवाइंड करो दिमाग पे। चलो क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कंडक्शन। कंडक्शन किसका ज़्यादा था? मेटल का ज़्यादा, मतलब कंडक्ट करते हैं मेटल, लेकिन नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते। लेकिन इसमें था एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अंकल हैं तो नॉन मेटल के, कहाँ के हैं? नॉन मेटल के हैं, लेकिन ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरी बात करी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? जो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो डक्टिलिटी, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी कौन सा एलिमेंट होता है? वो होता है गोल्ड। डक्टिलिटी कौन करते हैं? मेटल तो करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। तीसरी बात करी मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब था थिन शीट में कन्वर्ट हो जाना। सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलेबल कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर। अब जो मैलेबिलिटी है वो मेटल्स तो करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। उसके बाद हमने बात करी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम। ये दोनों है तो मेटल, लेकिन ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इतना लो होता है कि ये पाम पे रखती, हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। फिर बात करी हमने लस्टर। लस्टर का मतलब था चमकना, शाइन मारना। अब जो ये लस्टर है ये सबसे ज्यादा कौन करते हैं? मेटल्स करते हैं, और कम कौन करते हैं? नॉन मेटल। लेकिन इसमें भी हमारा क्या है? एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन और ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन ये दोनों ही बड़े शाइन मारते हैं, शाइन बंदे। ठीक है। इसके बाद बात आती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या? मेटेलिक साउंड। अब मेटेलिक साउंड कौन करते हैं? मेटल तो मेटेलिक साउंड करते हैं, नॉन मेटल मेटेलिक साउंड नहीं करते। उसके बाद आई बात थी फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट मतलब मेटल जनरली ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होते हैं। अब बात आई लास्ट प्रॉपर्टी थी हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ कोर्स मेटल की ज़्यादा होगी, नॉन मेटल की कम होगी, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन की बात करी, वो था सोडियम और पोटेशियम, जो चक्कू से ही कट जाता है। सोडियम पोटेशियम है मेटल, लेकिन इनकी हार्डनेस बहुत ही कम होती है। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। टॉपिक की बात, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है मेटल और नॉन मेटल की, तो वो ये है कि वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती चलूंगी। तो पहली पे आते हैं। पहले की बात है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या बच्चा? कि जो उसका बाहर वाला शेल है ना, मैंने बताया था कि कोई भी चीज हो उसके अंदर एक एटम होता है। जैसे मेटल है, उसके अंदर उसकी यूनिट एटम है। तो एटम का जो बाहर वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी है। क्या मतलब, क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ जैसे मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके बाहर मेरी शेल है, तो जो मेरा आउटर मोस्ट सेल होगा ना उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी 2 वैलेंसी है, ठीक है। अब ऐसे ही मेटल्स की क्या वैलेंसी होती है? मेटल की वैलेंसी होती है 1, 2 और 3। मतलब कि इसके आउटर मोस्ट जो इसका बाहर वाला शेल होता है, चाहे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, बस, ठीक है। और जो नॉन मेटल है उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6 और 7। तो ये क्या होगी? इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख लो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, 2, 3। किसके? मेटल के। नॉन मेटल के होंगे 5, 6, 7। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब कौन डोनेट कर रहा है। डोनेट कौन कर रहा है? जो अच्छा इंसान। और अच्छा इंसान कौन है? मेटल। मेटल क्या है? मेटल करता है डोनेट। किसको डोनेट? क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और नॉन मेटल क्या है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये कहता है भाई आने दे तू, और ये क्या कहता है? ये भेज देता है, जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ गई? जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अब देखो थर्ड,
थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब देखो एक बात बताओ, इन दोनों में से पॉजिटिव कौन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो अच्छा इंसान होगा, जो कुछ ना कुछ दे रहा होगा। अब ये बंदा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये अच्छा इंसान है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ठीक है। और इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ में आई बात। अब अगली बात आती है कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब क्या होता है बेटा, कौन जल्दी कोरोजन हो जाता है ना। तो कोरोजन जल्दी कौन होता है, मेटल होता है। ये बात याद रखना, मेटल ज्यादा होता है और ये कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। अब बात आती है ऑक्साइड टाइप। किसकी बात आती है, ऑक्साइड टाइप। देखो ऑक्साइड टाइप बात करें, मेटल का होगा तो मेटल ऑक्साइड होगा, क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा, है ना। और नॉन मेटल के बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। अब देखो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, उसका नेचर होता है बेसिक। क्या नेचर होता है, बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, याद रखने की। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। क्या नेचर है, बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर क्या है, ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर है। क्या नेचर है उनका, एसिडिक नेचर है। अब बात आते हैं टाइप ऑफ आयंस, अगली प्रॉपर्टी की। क्या है, टाइप ऑफ आयन। जो मेटल है वो कैसे आयन है, वो है बेटा कैटायन। कैटायन क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर प्लस साइन आता है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये कैटायन है। और नॉन मेटल क्या है, एनायन। एनायन का मतलब क्या, नेगेटिव आता है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज, हमने बात करी थी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या होंगे, एनायन। ये क्या होंगे, कैटायन। टाइप ऑफ आयंस की बात करें और ये होंगे एनायन। अब आती है बच्चा इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखो मेरी पहले बात तुम ध्यान से सुनना, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो मेटल्स होते हैं। पहले इतना बात सुनो, मेटल क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं बच्चा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों होते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखो यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, दो चीजें होती है, कितनी चीजें, तो एक तो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। एक क्या होता है ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है मैम, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, जो भेज दे, जो डोनेट कर दे, क्या कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ले ले। अब तुम बताओ ऑक्सीडेशन कौन है इन दोनों में से, आप कहोगे ऑक्सीडेशन तो मेटल है। क्यों, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दे देता है, लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो तो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन नॉन मेटल है, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और रिडक्शन में भी दिखा रखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर इसमें ये देखो एजेंट आ गया। अब एक तो होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। अब एक और होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है रिडक्शन एजेंट। क्या होता है, रिडक्शन एजेंट। अब ये दोनों क्या बलाएं हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। एजेंट है बेटा ये, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसका मतलब ये है कि वो ओरो को ऑक्सीडाइज करता है। ओरो को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। खुद क्या होगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब तो यही है, ओरो को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, क्योंकि एजेंट है तो ओरो को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा यहाँ पे समझाऊंगी। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेटल क्या है, मेटल है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब तो क्या है, ये ओरो को रिड्यूस करवाते हैं। ओरो को रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ओरो को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो खुद क्या हुए, ऑक्सीडाइज्ड हुए, क्योंकि खुद लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तब है ये रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार और सुन लो मेरे भाई और बहनों। देखो
क्या बताया है मैंने कहा है बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो औरों को रिड्यूस करवाएगा, और रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, वो औरों को इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि वो औरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि खुद दे रहा है ना, खुद से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और वहाँ पे गेन करवा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इस वजह से ये तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? मेटल। और नॉन मेटल हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, मैं फिर से एक बार मतलब वीडियो बना के ये चीज़ और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। चलो अब समझ में आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी, तो मेटल में तो होते हैं 1 2 3 जो बाहर वाले शेल में होते हैं, नॉन मेटल में होते हैं 5 6 7। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? मेटल। इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिविटी किसकी है? मेटल की, क्योंकि मेटल अच्छे हैं तो वो पॉजिटिव है। नॉन मेटल गंदे हैं, वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल हमेशा लेते हैं, देते नहीं है। अब देखो कोरोसिव की बात करी, कोरोसिव की कौन होगा? मेटल होगा, नॉन मेटल नहीं होगा। फिर बात करी हमने ऑक्साइड टाइप, ठीक है। ऑक्साइड टाइप, मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर। फिर हमने बात करी टाइप ऑफ आयंस, तो मेटल होते हैं कैटायन क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नॉन मेटल क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या होंगे? एनायन होंगे। इसके बाद हमने बात करी रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है अपना मेटल, क्योंकि ये औरों को रिड्यूस करवाता है। औरों को रिड्यूस करवाने का मतलब औरों को इलेक्ट्रॉन देता है, और इसका काम भी यही है, औरों को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। और ये क्या है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? औरों से इलेक्ट्रॉन लेता है। औरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब औरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो कौन है? नॉन मेटल। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारी एनसीईआरटी में हैं वो देख आ गई हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, कि इस चैप्टर की अब हम रिएक्शंस देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है ना आपके, वो रिएक्शंस अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहली जो हमें रिएक्शन देखनी है वो देखनी है कि मेटल की हम रिएक्शन करवाएंगे एयर में। मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एयर के साथ। दूसरी देखनी है कि मेटल की रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ। तीसरी देखनी है मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। और चौथी देखनी है कि मेटल की रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल के साथ। अब हम पहली रिएक्शन उठा लें, हमें सिर्फ ये 4 रिएक्शन देखने हैं, ठीक है। तो पहली रिएक्शन उठा ली, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। देखो हमें किसके साथ करवानी है? मेटल की रिएक्शन करवानी है एयर के साथ। तो मेटल करवाया, उसके साथ ऑक्सीजन। आप कहोगे ऑक्सीजन क्यों यहाँ पे आया? एयर में क्या प्रेजेंट? एयर में ऑक्सीजन ही तो है, तो इस वजह से एयर का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई है। मेटल की रिएक्शन हुई किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ। तो उसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया। अब आप एक मेरी बात ध्यान में रखो, जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मैंने मेटल लिया कॉपर। क्या लिया मैंने? कॉपर। उसकी रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा मेटल ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये भी बेसिक इन नेचर होगा। यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी बेसिक इन नेचर होगा। अब जैसे मैंने एल्यूमिनियम मेटल लिया, उसकी रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ, तो ये Al2O3 ये भी बेसिक इन नेचर होना चाहिए। यस मैम, ये भी होगा। लेकिन ये बेसिक के साथ एसिडिक इन नेचर भी है। ये बेसिक के साथ एसिडिक इन नेचर भी है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे मैम? ऐसा क्यों? जैसे हमने ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी तो हमने सिंपल पढ़ा कि कोई भी मेटल है उसकी जब एयर में रिएक्शन हो रही है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। जैसे मैंने देखा कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड था बेसिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर तो है, फिर ये एसिडिक इन नेचर क्यों है? ऐसा क्यों?
क्योंकि बेटा कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होती हैं जो दोनों तरह से बिहेव करती है, मतलब एसिडिक इन नेचर भी बिहेव करती है और बेसिक इन नेचर भी बिहेव करती है। जो ऑक्साइड दोनों तरह से बिहेव करती है उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब Al2O3 को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बता रखा है, देखो ध्यान से पढ़ो। बिहेव लाइक बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि एसिडिक बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए ना मैं आपको पहले एक रिएक्शन बताती हूँ, वो रिएक्शन याद रखो। देखो रिएक्शन क्या है, सिंपल सी रिएक्शन है जो आपकी चैप्टर 2 में भी काम आएगी। जो आपका चैप्टर 2 था ना एसिडिक बेसिक एंड सोल्ट, उसमें भी देखो कभी भी किसी एसिड की रिएक्शन, कभी भी किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हो ना, किसके साथ? बेस के साथ हो, तो वो सोल्ट प्लस में पानी बनाता है। क्या बनाता है? सोल्ट प्लस में पानी। और ये जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो मैंने क्या कहा, ये जो एसिड है इसकी मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरे को क्या मिला? सोल्ट प्लस में पानी, और इसको मैंने क्या बोला? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक बात है ना मेरी, तुम ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी ऑक्साइड होती है? जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और जो बेसिक की भी तरह बिहेव करे। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या ले लो जिंक का ऑक्साइड। तो मैंने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया। जब मैंने इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये हो गया मेरा एसिड, क्योंकि HCl मेरा एसिड है। तो ये क्या मिला मुझे? सोल्ट प्लस में पानी। अब तुम ये देखो, ये वाली सोल्ट प्लस में पानी मिल रहा है, लेकिन सोल्ट प्लस में पानी कब मिलता है? जब एसिड की रिएक्शन हो बेस के साथ। तो ये एसिड है तो इसका मतलब तो ये बेस हुआ। समझ रहे हो? अगर ये मैंने एसिड लिया और मुझे मिल रहा है सोल्ट प्लस में पानी, जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ तो ये मेरा बेस होगा, तभी तो मेरे को ये चीज़ मिली, क्योंकि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तभी हमें सोल्ट प्लस पानी मिलता है। अब आप दूसरी रिएक्शन देखो, मुझे नहीं पता ये किस नेचर का है, मैंने यहाँ ले लिया बेस। क्या ले लिया? बेस। पहले एसिड लिया था, अब की बार बेस ले लिया। जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मुझे मिला सोल्ट प्लस में पानी। मैंने देखा यार जब मैं इसके साथ बेस ले रही हूँ तब भी मुझे सोल्ट प्लस पानी मिल रहा है, जब मैं इसके साथ एसिड ले रही हूँ तब भी मुझे सोल्ट प्लस पानी मिल रहा है। और ये बेस के साथ अगर मुझे सोल्ट प्लस पानी मिल रहा है इसका मतलब तो ये यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तब मुझे पता चला अच्छा तो ये जो ऑक्साइड है ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और एसिड की भी तरह बिहेव कर रहा है। ये तो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑक्साइड है वो क्या हुआ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही जिंक का ऑक्साइड भी एसिड की भी तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये बात आपको समझ में आई? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आपके चैप्टर 2 में है, एसिड बेस एंड सोल्ट में। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो उसका भी वन शॉट हम चैनल पर डाल चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वैसे ये वाली रिएक्शन मैंने आपको समझा दी कि कुछ नहीं था बेटा, एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट प्लस में पानी मिलता है। अब आप क्या पता किसी बच्चे को पता हो या ना हो, क्या पता कोई ऐसे ही सुनना सा बैठा हो, वो सोच रहा है ये एसिड, मैम को ये कैसे पता चल रहा है ये एसिड है। तो देखो एसिड वो होता है जिसमें H होते हैं ज़्यादातर। एसिड कौन सा होता है? जिसमें H होते हैं। और बेस वो होता है जिसमें ज़्यादातर OH होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? OH। तो ऐसे पता चलता है। इसके लिए आप वो वाला वन शॉट देखो, वो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो अब हम ये जल्दी जल्दी आगे कवर करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे मेटल की किसके साथ? वाटर के साथ। अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कि मेटल के साथ अब की बार हमें वाटर की रिएक्शन करवानी है। देखो जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। जैसे ही मैंने मेटल में पानी डाला तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिला और साथ में क्या हुई? मेरी हाइड्रोजन गैस जो थी वो रिलीज हुई। फिर मैंने क्या किया? मैंने वो जो मेटल ऑक्साइड था ना उसमें और पानी डाल दिया।
क्या कर दिया मैंने, उसमें और पानी डाल दिया। जैसे ही मैंने उसमें और पानी डाला, अब की बार मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड मिली। क्या मिली मुझे? मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं मेटल में थोड़ा पानी डालूं तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगी, लेकिन अगर मैं सीधा ही मेटल में ज़्यादा पानी डाल दूं तो मेरे को मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगी। मेटल हाइड्रोक्साइड मिल नहीं जाएगी। देखो, पहले मैंने मेटल में थोड़ा पानी डाला तो मुझे क्या मिली? मेटल ऑक्साइड। फिर मैंने मेटल ऑक्साइड में और पानी डाला तो मुझे क्या मिली? मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं सीधा ही मेटल में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी डाल दूँ तो मुझे डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगी? मेटल हाइड्रोक्साइड, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। यही है इसकी मेन जो रिएक्शन है। मेन रिएक्शन क्या है बेटा, कि जो मेटल थी ना उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी, तो सीधा ही मेटल हाइड्रोक्साइड बनी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये वाली जो रिएक्शन है ना, मेटल विद वाटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये एग्जाम में पूछी क्यों जाती है? क्योंकि ये तो इसी से रिएक्शन है, यहाँ पे तो इसी से रिएक्शन तैयार। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें कंडीशंस है। कंडीशंस कैसे? हाई रिएक्टिव में अलग तरह से बिहेव करती है ये रिएक्शन, मीडियम रिएक्टिव में अलग तरीके से, और लेस रिएक्टिव में अलग तरीके से। अब आप कहोगे ये हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव क्या है? तो ना हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हम आपको करवाएंगे अभी इस टॉपिक के बाद। क्या होती है हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज? उसमें से पहले ही बताया गया है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, जो इस टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये उस सीरीज से पता चलेंगे आपको। अभी आप इतना सुनो, कैसे? पोटेशियम है, सोडियम है, जब हम इनकी रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पोटेशियम ले लिया, जब मैंने उसके साथ पानी के साथ रिएक्शन करवाई ना तो मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला। देखो, पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्साइड मिला था तो मुझे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुई। क्या हुई? हीट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हुई। जब मुझे पता चला कि अगर मैं हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करूं और पानी के साथ उसकी रिएक्शन करवाऊं तो ये दोनों चीज़ें तो मुझे मिलेंगी, साथ में मुझे हीट भी मिलेगी, साथ में मुझे हीट भी मिलेगी। और एक चीज़ और थी, देखो, पहली चीज़ तो ये कि इसमें हीट मिली जब मैंने हाई रिएक्टिव वाली जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट थे उनके साथ पानी की रिएक्शन कराई। और दूसरी चीज़ कि ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन हो गई। किस में हो गई बेटा? कोल्ड वाटर में ही ये रिएक्शन हो गई, मतलब ठंडा पानी लिया उसी में ये रिएक्शन होगी। दूसरी क्या लिया हमने? मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव जो उस सीरीज आप देखोगे तब आपको पता चलेगा मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं। तो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। जब मैंने इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाई ना, जब मैंने इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवाई तब मुझे क्या मिला? ये मेरा मेटल था, ये मेरा वाटर। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। अब की बार हीट एनर्जी नहीं मिली, तो हमें पता चला कि मीडियम रिएक्टिव में हीट एनर्जी नहीं मिलती। और दूसरी चीज़ क्या, इसमें हॉट वाटर चाहिए होता है। अगर आप इसमें ठंडा पानी डालोगे ना तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? हॉट वाटर चाहिए, ठीक है, गर्म पानी चाहिए। अब एक तीसरी चीज़ देखो, जैसे ये क्या है हमारा? लेस रिएक्टिव। क्या है हमारा? लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जब इनकी हमने पानी के साथ रिएक्शन करवाई, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम की जब मैंने पानी के साथ रिएक्शन करवाई ना तो मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब की बार मिला ही नहीं। मुझे क्या मिला? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और ये वाली जो रिएक्शन थी मेरी स्टीम में हुई। स्टीम का मतलब भाप। अब आप ध्यान से सुनना, देखो, मैंने 3 रिएक्शन करी। कैसे करी? एक हाई रिएक्टिव की करी जो ये है, एक मीडियम रिएक्टिव की करी और एक लेस रिएक्टिव की करी। हाई रिएक्टिव में पहले मुझे कोल्ड वाटर देना पड़ा, मीडियम रिएक्टिव में मुझे हॉट वाटर देना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए, और लेस रिएक्टिव में मुझे स्टीम मतलब भाप देनी पड़ी। अब देखो, जो हाई रिएक्टिव था जब मैंने वो रिएक्शन करवाई तब मुझे क्या मिल रहा था? हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, H2 गैस मिल रही थी और हीट भी मिली। लेकिन जब मैंने मीडियम रिएक्टिविटी करवाई तो मुझे हीट एनर्जी नहीं मिली, है ना। और जब मैंने लेस रिएक्टिव के साथ पानी की रिएक्शन करवाई तब मुझे हाइड्रोक्साइड भी नहीं मिली। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें ना ये याद रखना होगा कि जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसकी पानी के साथ रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा।
ये इंपॉर्टेंट है कि H2 गैस भी निकलेगी, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट एनर्जी निकलेगी। ऐसे मुझे बताना चाहिए कि जब कोई मेरा मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसकी पानी के साथ रिएक्शन होगी तो एक तो वो हॉट वाटर में होगी और उसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। ये मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा जब उसकी पानी के साथ रिएक्शन होगी तो पहली बात तो वो स्टीम में होगी, भाप में होगी, और वहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं, मुझे क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड। अब आपको ये रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट मीडियम रिएक्टिव है या कौन सा एलिमेंट लो रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो अब हम आपको बताएंगे। देखिए, इस रिएक्शन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट हाई रिएक्टिव है, कौन से मीडियम है, कौन से लेस रिएक्टिव है। तो ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है। इसमें क्या बता रखा है कि जो हमारे ये है कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये है हमारे हाई रिएक्टिव। क्या है ये हमारे हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एलिमेंट। देखो पोटेशियम और सोडियम अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो हाई रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम ये रिएक्ट करे गए थे पानी के साथ, कोल्ड वाटर आया था और हीट एनर्जी आई थी। और ये जो दोनों हैं ये हैं हमारे मिडल रिएक्टिव। क्या होंगे, मिडल रिएक्टिव। जैसे ये देखो मिडल रिएक्टिव दिखाया, कौन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये रे कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये हमारे कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, और नीचे और भी लेस रिएक्टिव। ठीक है, देखो जैसे हमने एल्यूमिनियम यूज़ किया था तो ये रहा एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव में। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इस सीरीज में तो लेस रिएक्टिव आएंगे। ठीक है, ऊपर है वो है ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे है लेस रिएक्टिव। ये मैंने एरो से बना रखा है। अब ये जो सीरीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि चैप्टर 1 में एक रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आपने पढ़ी हो वो रिएक्शन भी इसी सीरीज के बेस्ड के ऊपर है। अब देखो ये जो है ये हमें याद करनी पड़ेंगी। इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम, इसको क्या कहेंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इसको कुछ याद करने की भी तो टेक्निक होगी ना मैम, ऐसे कैसे हम याद करें पोटेशियम सोडियम, ऐसे तो याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये लिखो कि कार्तिक आर्यन नहीं, कार्तिक ने कार मांगी। कार्तिक कोई लड़का है तो कार्तिक ने कार मांगी। क्या मांगी उसने, कार मांगी। कौन कौन सी मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी। क्या, ऑल्टो, जैन, फरारी। फिर भी हाय क्यों मिली, एम मतलब मरकरी, क्यों मिली सिल्वर ओटी। क्यों मिली सिल्वर मतलब एजी और ओटी। समझ में आया मैंने क्या कहा, कार्तिक ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओटी। ये है इसको याद करने की टेक्निक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा कि कोई कार्तिक नाम का लड़का है, कार्तिक ने मांगी, कार्तिक ने क्या मांगी, कार्तिक ने कार मांगी। कौन कौन सी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। ठीक है, मेरी राइटिंग की तरफ मत जाना यार। देखो मैं क्या बता रही हूँ, कार्तिक, के का मतलब पोटेशियम, ने, एन का मतलब सोडियम, कार, कार्तिक ने कार, सी ए का मतलब कैल्शियम, मांगी, एम का मतलब मैग्नीशियम, कौन कौन सी, ऑल्टो, जैन, फरारी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर भी का मतलब लेड, हाई, एच का मतलब हाइड्रोजन, क्यों, सी यू का मतलब कॉपर, मिली, एम का मतलब मरकरी जिसका सिंबल होता है Ag, सिल्वर को क्या सिंबल होता है Ag, OD, AU। ठीक है, तो कार्तिक ने क्या मांगी, कार मांगी। कौन कौन सी मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय, उसे क्यों मिली, कौन सी मिली, सिल्वर और OD। समझ गए, तो ये है इसकी
छोटी सी ट्रिक याद करने की। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि हाई रिएक्टिव कौन से है, मिडिल रिएक्टिव कौन से, लेस रिएक्टिव की इंपॉर्टेंट सीरीज है यार, इसको याद कर लो, ये तुम्हारे चैप्टर 1 में भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी। अब हम देखते हैं, हम जो थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे थे कि रिएक्शन विद मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। अब देखते हैं हम हमारी थर्ड रिएक्शन जो हमें मेटल की करवानी है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो अब ये ध्यान से रिएक्शन देखना, ये भी बहुत इजी होने वाली है। देखो, जब मैंने किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाई तो मुझे सॉल्ट हाइड्रोजन मिला। एग्जाम्पल बोले तो जैसे कि मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम क्या है, मेरा मेटल है, उसकी मैंने डाइल्यूट एसिड मैंने ले लिया HCl डाइल्यूट फॉर्म में, क्या ले लिया मैंने, HCl, एक मिनट, क्या लिया मैंने, HCl। जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिलेगा, MgCl2 जो मेरा सॉल्ट होगा, प्लस में H2 गैस रिलीज हुई। तो ये चीज़ कह रहा था, ये कह रहा था कि कभी भी किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ होगी तो सॉल्ट प्लस में H2 मिलेगा। लेकिन एक ऐसा एसिड है जो रिएक्ट तो होता है मेटल के साथ लेकिन H2 फॉर्म नहीं करता, कौन सा वो ऐसा एसिड है, वो है HNO3, डाइल्यूट HNO3। देखो, जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट तो बनता है, लेकिन यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट बनता है। अब ऐसा क्यों हो गया मैम कि सभी एसिड के साथ तो ये सॉल्ट प्लस में H2 गैस दे रहा था लेकिन HNO3 के साथ नहीं दे रहा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा HNO3 है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये बोला कि कोई भी मेटल आ जाए, कोई भी, मैं H2 इन्वॉल्व होने ही नहीं दूंगा, मैं रिएक्शन तो करूंगा लेकिन सिर्फ सॉल्ट बनाऊंगा। अब इससे जिद्दी दो बंदे और आ गए, उन दो बंदों का नाम क्या है, एक तो है मैग्नीशियम और एक है मैग्नीज। ये किसी के साथ H2 नहीं देता, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, जब मैग्नीशियम और या फिर मैग्नीज इस HNO3 के साथ रिएक्ट होते हैं ना तो ये सॉल्ट भी देता है और H2 गैस भी देता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे ये पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा एसिड है, उसका नाम बताओ जो H2 गैस को इन्वॉल्व नहीं करता, तो वो HNO3 है। लेकिन ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं कि HNO3 के साथ ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो रिएक्ट होने के बाद H2 निकालते हैं, तो वो कौन से हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। जब ये HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इन दो भाइयों के अलावा और तीसरा बंदा कोई नहीं है जो इसके H2 निकाल दे इसके साथ रिएक्ट के। समझ में आई आपको बात। अब देखो एक बात और, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है आपके NCERT में, जब यह वाली रिएक्शन है कि एक्वारीजिया और रॉयल वाटर क्या होता है, कई बार ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मैं बता दूं, अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए एक्वारीजिया का लेटिन जो वर्ड होता है वो होता है रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर। अब ये होता क्या है, ये होता है कंसंट्रेटेड HCl और उसके साथ ऐड कर देते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो, कंसंट्रेटेड HCl तो मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड कर दिया, लेकिन ये एक रेशो में ऐड करना पड़ता है तभी वो एक्वारेजिया कहलाता है। वो क्या रेशो, वो रेशो 3:1। ये 3:1 में इस दोनों को ऐड करेंगे जब ये एक्वारेजिया या रॉयल वाटर कहलाएगा। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन आपको समझ में आ गई। देखो, इन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, ये बहुत इजी रिएक्शन होती है, बस प्रैक्टिस मांगती है कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस में H2 बनेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है ये HNO3, ये कभी भी H2 नहीं निकालती। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि दो बंदे ऐसे हैं वो H2 निकलवा के ही मानते हैं, किससे, नाइट्रिक एसिड से। बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एक्वारीजिया क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl लो, कंसंट्रेटेड HNO3 लो, उनको मिला दो, लेकिन एक फिक्स्ड रेशो में। वो रेशो क्या है, 3:1। अब हमारी फोर्थ रिएक्शन और रह गई छोटी सी कि एसिड कह रही हूँ, मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट कैसे करवाएंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं हम हमारी लास्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन भैया, मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करवा के देखेंगे।
तो देखो मेटल जब रिएक्ट करेगा किससे, नॉन मेटल से, तो वो क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया मैंने NaCl का। अब जो हमारा बेटा Na होता है ना, Na मतलब क्या, जो हमारा सोडियम है उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1। अब आप यूँ पूछोगे मुझसे कि मैम यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक छोटा सा कंसेप्ट छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे KLMN में बांट रखे हैं। किस में, KLMN में। जैसे कि K में होनी चाहिए 2, इसमें होनी चाहिए 8, इसमें होनी चाहिए 8, ऐसे बांट रखे हैं। तो देखो इसमें तो 2 कंप्लीट है, इसमें 8 कंप्लीट है, लेकिन इसमें 8 कंप्लीट नहीं है। इसमें तो कितने हैं, सिर्फ एक ही है, एक ही है। तो अब ये Na के पास क्या होगी, इसकी एक वैलेंसी होगी, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जो हमारा Cl है ना, इसके अंदर क्या हो गया, क्लोराइड के अंदर, कि देखो 2, 8 और 7 है। इसके बाहर वाले में कितने हैं, 7, और इसको कंप्लीट कितने करने हैं, 8। तो इसको तो 1 चाहिए और इसको 7 चाहिए, ये चाहिए। जब मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, सोडियम की किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवाई, मेटल की किसके साथ करवा रहे हैं, नॉन मेटल के साथ। ये मेटल है, ये नॉन मेटल बेटा। मेटल की जब नॉन मेटल के साथ करवाई तो ये मैंने पता है क्या लिखा हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला जो इसके पास सोडियम के पास है, और ये Cl के पास 7 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई ना, तो क्या हुआ, इसको तो चाहिए था 7 इलेक्ट्रॉन, इसको तो चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसका एक और पूरा होके फिर 8 हो जाएंगे। इसको चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या करा, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। और जब ये रिएक्शन हुई ना, तो इसके ऊपर प्लस साइन आ गया। प्लस का मतलब क्या, कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को। देखो इसके पास 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और सोडियम ने इसको क्या दे दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस आ गया। और सोडियम का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर सोडियम का ये 1 हट जाएगा तो उसका कंप्लीट नहीं हो गया। 2 8, देखो कंप्लीट है 2 8, इस वजह से। तो उन्होंने ये जो कंपाउंड बना, इसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये आयंस के फॉर्म में टूटता है। जैसे कि जो NaCl है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ऐसे टूटता है, Na प्लस आता है, इसको तोड़ेंगे तो Cl माइनस आता है, ठीक है। अब ये Na प्लस क्यों आ रहा है, प्लस का मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और Cl माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जो वो हम बता नहीं रहे थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये वो चीज़ है। आपको समझ में आई? तो ये होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या कहते हैं बेसिकली, कि कोई मेटल होगा ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी भी नॉन मेटल को, और वो क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। जैसे ये मेटल था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नॉन मेटल को, और इन्होंने अपना क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया अपना एक आयनिक कंपाउंड। अब मैम मुझे आयनिक कंपाउंड तो समझ में आ गया, अब मुझे पता चल गया कि कोई मेटल हो और कोई नॉन मेटल हो, तो मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है तो वो आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्योंकि मेटल पे तो प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया, और नॉन मेटल पे माइनस आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो हम लेके चले थे मेटल और नॉन मेटल को, फिर हमने देखा था मेटल नॉन मेटल क्या होता है, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि वो दिखते कैसे हैं, फिर उनके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और जैसे अब हम उनकी रिएक्शन देख रहे हैं, तो अब हम आयनिक कंपाउंड की बात करें कि आयनिक कंपाउंड ऐसे फॉर्म हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। किसकी, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखो अगर तुम इनका फिजिकल नेचर दिखोगे ना, तो तुम्हें ये सॉलिड दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, सॉलिड। फिजिकल नेचर इनका देखोगे तो कैसे दिखेंगे, सॉलिड। अब ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि है ना इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, इन दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है मैम, देखो वो इसलिए क्योंकि जो सोडियम है ना, इस पे तो है प्लस साइन, और जो ये Cl है ना, इस पे माइनस, और जो अपोजिट होते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव।
आपने सुना हो फिजिक्स में या नहीं सुना तो मैं अब बता दूं। देखो, जो एक तो होते हैं सेम चार्जेस मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। पॉजिटिव इस साइड भागता है, ये पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड, ये नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो या नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, खुद से एक दूसरे से दूर नहीं जाते, इसलिए सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरी बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी हाई है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ना, वो भी बहुत ज़्यादा ही दोनों की क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि चार्ज क्या है, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है इनका। फिजिकल नेचर कैसा है इनका, सॉलिड है। तीसरी बात करें इनकी सोलिबिलिटी की, किसकी बात करें, इनकी सोलिबिलिटी की, तो ये सोलेबल होते हैं किस में, पानी में। ये कह रहा है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, तो आप इनको पानी में डालोगे तो घुल जाएंगे। सोलेबल का मतलब क्या है, उसमें घुल जाएंगे। लेकिन ये जैसे कि कैरोसिन हुआ, ऑयल हुआ, इनमें नहीं घुलते, इनमें नहीं घुलते। तो ये तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद आता है कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जब अपनी सॉलिड स्टेट में होते, क्योंकि ये ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते, जैसे हमने इनका फिजिकल नेचर देखा, तो ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। ये इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करते। अगर आपको आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो उसे मोल्टन स्टेट में ले जाना पड़ेगा। अब मैम, ये मोल्टन स्टेट क्या होता है? मोल्टन स्टेट होता है जब आप किसी आयनिक कंपाउंड की पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। देखो, अगर आपको, मैंने क्या कहा कि सॉलिड स्टेट के साथ तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही एक ऐसा है, सॉलिड का स्ट्रक्चर ही एक ऐसा है कि उसके अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, जब ये कंडक्ट करेगा। और मोल्टन स्टेट में आप कब लाओगे? जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को, पानी से रिएक्ट करवाओगे तो वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट के मतलब उसके आयंस ऐसे टूट जाएंगे। अब जब उसके आयंस टूटेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। आगे आपको ये कंसेप्ट समझ, आगे ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें होती है जो रटने की होती हैं। समझ में आया आपको? अब देखो, हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन के बाद हमारा रहता है टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब हम वो टॉपिक देखते हैं। आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स पर। अब अकरेंस ऑफ मेटल में जैसे कि हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? बेसिक। और इसका बेसिक आपके सामने लिख रखा है, वो हम चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब ये जो मेटल्स है ना, जैसे हम बात करते हैं जिंक की, गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, या फिर जो भी पोटेशियम की, ये मिलते कहाँ हैं हमें? इनका जो सोर्स है ना बेटा, वो है अर्थ क्रस्ट। मतलब ये जो मेटल्स हैं, इनका जो सोर्स है, वो क्या है? अर्थ क्रस्ट है। क्या है वो? अर्थ क्रस्ट है। अब देखो, अब पहले एक बात मेरी सुनो कि जो ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो इनके ऊपर काम करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे मेटल्स का, उसको मेटलर्जी कहते हैं। क्या करते हैं? मेटलर्जी। ठीक है। अब ये मिनरल क्या होता है? व्हाट इज मिनरल? कोई एलिमेंट या कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट में ऐसे जो मिनरल पड़ा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा क्या है? मिनरल है। क्या है? मिनरल। कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में है, वो क्या है? मिनरल। जैसे कि कोई ऐसे अर्थ क्रस्ट में है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अलग अलग तरीके के मेटल्स होंगे, तो वो क्या है? हमारा मिनरल है। क्या है? वो हमारा मिनरल है। ठीक है। अब बात आती है और। अब ये और क्या है? दोज मिनरल्स, मतलब ये मिनरल्स के भी एक नीचे का पार्ट है। देखो ध्यान से सुनो, दोज मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। ये कह रहा है कि वो वाले मिनरल और हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो। जैसे नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि अर्थ क्रस्ट में ये पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने पूरे को कहा मिनरल। अब मान लो इसका जो ये इतना पार्ट है ना बेटा, इतना पार्ट, इसमें क्या है? इसमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल है और वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम और कहेंगे। क्यों?
क्योंकि ये है तो एक मिनरल ही, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक ऑफ मेटल है ना, जो एक पर्टिकुलर मेटल वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो मिनरल तो है कि जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में है, और वो है कि मिनरल के अंदर भी कोई ऐसा मतलब पार्ट जहाँ पर हाई परसेंटेज हो किसी पर्टिकुलर मेटल की, तो उसको हम और बोल रहे हैं। अब आते हैं ये गैंगोआ पार्टिकल जो भी है। तो ये गैंगो पार्टिकल क्या होते हैं, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं और में, मतलब ये जो और है इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होगी, मिट्टी भी होगी, डस्ट भी होगी, तो वो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी क्या है, गैंगोआ पार्टिकल्स। अब ये पूछ सकते हैं व्हाट इज गैंगोआ पार्टिकल, व्हाट इज और, व्हाट इज मिनरल्स, तो तुम्हें इनका मतलब पता होना चाहिए ताकि तुम्हारे नंबर ना कटे एग्जाम में। ओके, अब जैसे कि इंक्रीमेंट ऑफ और या फिर कंसंट्रेशन ऑफ और, ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैंगवा पार्टिकल फ्रॉम और या फिर मिनरल्स। मतलब कि इस और या फिर मिनरल कुछ भी लगा लो इसको, इसमें से जब तुमसे सारे ये इम्प्योरिटीज वाले पार्टिकल्स हटा दोगे तो वो कंसंट्रेटेड ऑफ और कहलाएगा। तो ये समझ में आया, ये बिल्कुल बेसिक था कि जैसे कि अर्थ क्रस्ट में सभी मेटल का सोर्स है, सभी मेटल्स मिलते हैं, कि मिनरल्स क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो मिनरल है। ये और क्या होता है कि मिनरल का भी कोई ऐसा पार्ट जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है वो और है। ये गैंगोआ पार्टिकल क्या है कि जो हमारा और है या जो हमारा मिनरल है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो हमारा गैंगोआ पार्टिकल है। और जैसे कंसंट्रेटेड ऑफ और क्या है कि उस और या उस मिनरल में से जैसे ही हम वो इम्प्योरिटीज रिमूव कर दें तो उसको हम कंसंट्रेटेड ऑफ और कहते हैं। और इसकी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें इन सब की नॉलेज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनको मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो वो देख। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है और में से, है ना। तो अब वो देखेंगे। तो देखो ये है वैसे तो पूरा जो मेथड लिख रखा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाएंगे। पहले मैं ये समझा देती हूँ कि इसमें है क्या, फिर हम यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले कोई भी और लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई मिनरल होगा अर्थ क्रस्ट में, उस मिनरल में भी आपको और मिलेंगे। और मतलब क्या कि उसमें कोई पर्टिकुलर मेटल होगा जिसकी हाई परसेंटेज होगी, वो और कहलाएगा। अब वो जो और है और होगा उसके अंदर वो मेटल कोई सा भी हो सकता है जो हाई अमाउंट में होगा मेटल। देखो दोबारा बताती हूँ, मैंने क्या कहा था कि ये कोई मिनरल है, उसके अंदर हम और किसको कहेंगे, उस पार्ट को कहेंगे जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल हाई परसेंटेज में हो। अब वो पर्टिकुलर मेटल तो कोई सी भी हो सकती है ना, वो तो के भी हो सकती है, Na भी हो सकती है, मतलब हाई रिएक्टिव भी हो सकती है, मिडल रिएक्टिव भी हो सकती है और लो रिएक्टिव भी हो सकती है। जैसे कि Fe हो गया लो रिएक्टिव, है ना, तो कोई सी भी हो सकती है। तो देखो अब वो हाई रिएक्टिव भी हो सकती हैं इसमें मेटल, मीडियम रिएक्टिव भी हो सकती हैं, या फिर लो रिएक्टिव भी हो सकती हैं। यस हो सकती हैं। अगर हाई रिएक्टिव होंगी तो उसको प्योर कैसे किया जाएगा, उसमें से सिर्फ वो पर्टिकुलर मेटल कैसे निकाला जाएगा। हाई रिएक्टिव बोले तो जैसे कि आपका हो गया ना, जो हमने सीरीज देखी थी, जैसे कि उसमें क्या था, कार्तिक ने कार, तो फिर KNaCl, जो भी हैं ये हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाई रिएक्टिव मेटल्स को प्योर करने के लिए, मतलब उसमें पर्टिकुलर के निकालने के लिए, पर्टिकुलर Na निकालने के लिए, पर्टिकुलर Ca निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड अपनाना होगा। क्या मेथड अपनाना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर वो मीडियम रिएक्टिव हुआ तो फिर हमें ये मेथड करना है, अगर वो लो रिएक्टिव हुआ तो हमें ये मेथड करना है। तो पहले हम हाई रिएक्टिव वाला देखते हैं कि अगर मेरे हाई रिएक्टिव एलिमेंट हुए, हाई रिएक्टिव कौन से, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। जैसा कि आप इस साइड देख सकते हैं कि जो मेरे मेटल हाई रिएक्टिव के होंगे उनको, जैसे हाई रिएक्टिव कैसे, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, तो इनके और प्रेजेंट होंगे, और में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होगी, तो हमें तो सबको रिमूव करके बस खाली प्योर ये निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे, जो कह रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करना होता है, हम एक बीकर लेंगे, हमें जो भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से Na उठा लें,
कि हमें तो भैया सोडियम प्योर निकालना है, सोडियम हाई रिएक्टिव, हमें तो सोडियम प्योर निकालना है। तो हमें क्या करना है, हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक लेंगे कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज होगी, एक लेंगे एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी मेटल निकालना है, जैसे मैंने लिखा कि मुझे तो Na मेटल निकालना है भैया, सोडियम मेटल निकालना है, तो मैं क्या लूँगी, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्यूशन ले लूँगी। क्या ले लूँगी, NaCl, क्या ले लूँगी, NaCl। फिर मैं इसको ऑन कर दूँगी इस बैटरी को, तो मुझे कुछ टाइम के बाद क्या पता चलेगा, जो NaCl है ना ये टूट जाएगा किस में, Na पॉजिटिव, किस में, Na प्लस और Cl माइनस में। अब क्योंकि ये प्लस वाला है तो ये इस तरफ आएगा कैथोड की तरफ, और ये क्योंकि माइनस वाला है तो ये इस तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या होगा, जो ये Na प्लस है ना, ये प्लस प्लस हो के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो होगा मेरा, ये मेरा प्योर सोडियम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ पे प्योर सोडियम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा वो जो क्लोरीन था वो रह जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमें मिल गया हमारा प्योर सोडियम। अगर मुझे ऐसे ही पोटेशियम निकालना तो KCl ले लूँगी, KCl ले लूँगी, ये रिएक्शन ऑन कर दूँगी तो यहाँ पे मेरा फिर K आ जाएगा। अगर मुझे Ca कैल्शियम वाला निकालना पड़ गया तो CaCl ले लूँगी। फिर जब मैं रिएक्शन करवाऊँगी, मतलब CaCl2 वो ले लूँगी, जब मैं रिएक्शन करवाऊँगी तो यहाँ पे Ca की आ जाएगी प्योर। तो हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इतना इजी प्रोसेस है। अगर आपकी ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको ये डायग्राम ही बना के आना होगा कि आप एक बीकर बनाना, 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड नेगेटिवली चार्ज दिखाना, एनोड पॉजिटिवली चार्ज दिखाना, फिर दिखाना कि प्योर किस पे आएगा, प्योर आएगा कैथोड पे, और जो हमारा बच जाएगा वो हमारे किस पे आ जाएगा, एनोड पे, और हमें तो प्योर चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस थी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो उसको हम कैसे प्योर करके निकालें, वो देखते हैं। अभी हमने देखा था हाई रिएक्टिव अगर हमारे एलिमेंट होंगे तो हम उसको कैसे प्योर करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होंगे तो उनको प्योर करने का क्या प्रोसेस है। तो अगर जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, लाइक कौन कौन से होंगे, आयरन होगा, जिंक होगा, लेड होगा या कॉपर होगा। ये जो एलिमेंट है ये हमने बताए थे ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि मीडियम रिएक्टिव होते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज जाके देखो, ये आपको बीच में मिलेंगे। अब देखो, जो मीडियम रिएक्टिविटी के जो एलिमेंट है जिन्हें हमें प्योर करना है वो ज़्यादातर है ना हमें 2 और में मिलते हैं। कौन कौन से, चाहे तो वो कार्बोनेट और में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली वहाँ पे प्रेजेंट ही जनरली ये इसी में होते हैं, चाहे तो कार्बोनेट और में, या फिर किस में होंगे, सल्फाइड और में। अगर कार्बोनेट और में हुए तो हमें कैल्सिनेशन करना है, अगर सल्फाइड और में हुए तो हमें रोस्टिंग करना। अब ये करना कैसे मैम, ये मैं बताऊंगी, पहले आप सुनो कि अगर कार्बोनेट और में हुए तो हमें कैल्सिनेशन करना है, सल्फाइड और में हुए तो हमें रोस्टिंग करना है। हमें कुल मिला के इसको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलाना है, चाहे इस प्रोसेस से लाओ चाहे इस प्रोसेस से लाओ। जब ये ऑक्साइड ऑफ मेटल में आ जाएगा फिर इसका रिडक्शन ऑफ मेटल करना और फिर रिफाइनिंग करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करी तो वो ये होंगे भैया, आयरन होगा, जिंक होगा, लेड होगा और कॉपर होगा। अब ये यूजुअली जो प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं ये कार्बोनेट या सल्फाइड की ओर में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्बोनेट की ओर है तो हमें कैल्सिनेशन करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे ये जिंक उठा लूँ, मैंने ये जिंक एग्जांपल उठा लिया, अब इससे हम ये पूरे प्रोसेस करके दिखाएंगे, और आप इनमें से कोई सा एलिमेंट उठा लेना, उसके साथ ये प्रोसेस होने वाली है। तो देखो, जिंक उठा लिया हमने। अब जो जिंक है वो मैंने मान लिया कि वो कार्बोनेट और में था, इसमें भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी, दोनों ओर में से कोई से और में हो सकता है, तो मैंने पहले मान लिया कि कार्बोनेट और में। अगर वो कार्बोनेट और में है तो मुझे कैल्सिनेशन प्रोसेस करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, कैल्सिनेशन प्रोसेस करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे कैल्सिनेशन प्रोसेस लगानी पड़ेगी, तो यहाँ मेरी लगी है कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता क्या है मैम, कैल्सिनेशन में कुछ नहीं होता बेटा, वो जो कार्बोनेट और है ना उसको हीट करना है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, बिना ऑक्सीजन के उसे हीट करना है। अगर इससे आपको इस प्रोसेस में जाना है तो कैल्सिनेशन में क्या करना होगा, आपको हीट करना होगा, वो भी अब्सेंस होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की। तो देखो मैंने क्या करा, ये मुझे जिंक का मेरा कार्बोनेट का और था, ये रहा, इसको मैंने सिंपल हीट किया,
क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं। जैसे ही मैंने इसको हीट करा तो मुझे ऑक्साइड में मिल गया, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 मिला। देखो मुझे ऑक्साइड ही तो चाहिए थी, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया, समझ में आ गया। अब आप कहोगे अगर मैम ये कार्बोनेट और में नहीं होता, अगर ये सल्फाइड और में होता तो हम क्या करते, तो हम रोस्टिंग प्रोसेस करते। अब ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस तो क्या था कि इससे अगर मुझे इसमें जाना है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगानी पड़ेगी, और इस प्रोसेस में था सिंपल हीट करो। लेकिन रोस्टिंग में क्या है, आपको हीट करना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं सल्फाइड का और ले लूँ, अब यही जिंक वाला जो था मैंने सल्फाइड का और ले लिया। मान लो मेरा अगर सल्फाइड का और आता तो ऐसे होता जिंक सल्फाइड, मुझे उसे हीट करके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, ये प्रोसेस चल रहा है अपना रोस्टिंग वाला। कौन सा प्रोसेस चल रहा है बेटा, ये रोस्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही मैंने ये रोस्टिंग वाला प्रोसेस इसमें लगाया तो मुझे फिर मेरी मेटल ऑक्साइड मिली। देखो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड मिली थी, यहाँ पर भी, चाहे कार्बोनेट का और ले लो या सल्फाइड का और, दोनों में हमें मेटल ऑक्साइड मिली। कार्बोनेट के और में तो मिली कैल्सिनेशन प्रोसेस से, सल्फाइड के और में मिली रोस्टिंग के प्रोसेस। तो मिल गई मेरे को जिंक ऑक्साइड। मेरे को तो भैया ऑक्साइड ऑफ मेटल चाहिए थी, क्योंकि है ना ऑक्साइड ऑफ मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट और सल्फाइड और। ठीक है, अब देखो ये हमने देख लिया कार्बोनेट और होगा तो हमें कैसे उसको ऑक्साइड फॉर्म में लाना है, सल्फाइड और होगा तो हमें उसे कैसे लाना है। उसमें हमें एक कैल्सिनेशन प्रोसेस लगानी है, एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल हीट करना है, और रोस्टिंग का मतलब हीट करना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा बेटा, अब ये हमें अपने इसमें तो मिल गए, ऑक्साइड ऑफ मेटल में तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, उसका रिडक्शन करना है ना। अब आप कहोगे कि मैम रिडक्शन कैसे करेंगे। देखो रिडक्शन करने के लिए किसी भी मेटल का हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत, यस, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। यार माफ़ करना, आपको बीच में थोड़े मोड़े खराटों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली बात ये है कि रात का टाइम हो चुका है और सभी अभी शुरू हो रखे हैं रात को, फिर भी उसके लिए सॉरी यार, थोड़ी मोड़ी जो आवाज़ आ रही है, बट आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखो मैं क्या कह रही थी कि हमें क्या करना होगा, जो ये रिडक्शन ऑफ मेटल करना होगा। अब रिडक्शन ऑफ मेटल में हम कैसे करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लाइक कार्बन हो गया, जैसे कि हमारा कोक हो गया। कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये वाली प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गई, कार्बोनेट और सल्फाइड और की, कि हमें तो बस जिंक ऑक्साइड मतलब कि अपने ऑक्साइड की फॉर्म में ले आना था। जैसे ही मेरा ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, अब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है, ये वाली चीज़ कंप्लीट करना है। ऑक्साइड की फॉर्म में तो आ गया, अब मुझे ये वाली चीज़ करनी है। तो इस वाली चीज़ करने के लिए मैंने क्या करा, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करा। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन का यूज़ करा, कोक का यूज़ करा। देखो यहाँ पे मैंने कार्बन का यूज़ करा, ये मेरा ऑक्साइड था, ये मेरा कार्बन था। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने बिहेव करा और इसका ऑक्सीजन लेके चला गया, इसको अकेला छोड़ दिया। अब तुम कहोगे यार मैम ये तो हमें मिल गई जिंक प्योर, लेकिन ये अभी भी प्योर नहीं है, अभी भी इसमें कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ बाकी है। और वो सभी इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए, इसको बिल्कुल प्योर निकालने के लिए हमें एक और मेथड लगाना पड़ता है, वो है रिफाइनिंग। क्या है मेथड, वो रिफाइनिंग। वो इसके नीचे आया, कौन सा, रिफाइनिंग मेथड। देखो प्योर तो यहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज हमें वो भी निकाली। तो उसके लिए हमें कौन सा निकालना पड़ेगा, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, रिफाइनिंग। अब इस रिफाइनिंग मेथड में क्या है, हमें वही करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस देखो यहाँ पे नहीं करा था इलेक्ट्रोलाइसिस, वही है इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। उसके लिए क्या करना होगा, एक बीकर लेना होगा, 2 इलेक्ट्रोड लेने होंगे, एक कैथोड जो माइनस की होगी और एक एनोड जो पॉजिटिव की होगी। याद रखना जो हमारा प्योर होगा वो कैथोड की तरफ आएगा और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कहाँ पे रह जाएंगी, एनोड की तरफ। होगा क्या, जैसे मान लो मेरे को जिंक ही साफ करवाना है तो उसी का मुझे, जैसे कि जिंक सल्फेट, उसी का मुझे सॉल्यूशन ले लेना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन ले रखा है, देखो मैंने जिंक सल्फेट लिख रखा है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर मेरा इसकी जगह कॉपर होता तो मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेती। अभी मैंने किसका ले रखा है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। होगा क्या, जब ये बैटरी ऑन होगी और ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जिंक है ना, जो बिल्कुल प्योर है, वो अपने आप कैथोड की तरफ भागेंगे और सारे कैथोड पे जाके चिपक जाएंगे।
समझ में आ रही है? तो ये तो हो जाएगी हमारी इम्प्योरिटीज़ की, क्योंकि एनोड वाली है, और ये कैथोड वाली हमें पूरा प्योर जिंक मिल जाएगा। तो किसी भी मीडियम रिएक्टिव जो भी एलिमेंट है उसको ऐसे प्योर किया जाता है। अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये क्या हुआ, बट ये बिल्कुल इजी था यार, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तुम देखो मीडियम रिएक्टिव तुम्हें एलिमेंट पता ही है, क्यों पता है? क्योंकि तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, उसमें आए थे ये Fe आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अगर ये यूजुअली दो में मिलेंगे, चाहे तो कार्बोनेट और में मिलेंगे या सल्फाइड और में मिलेंगे। कार्बोनेट और से अगर तुम्हें ऑक्साइड में लेके जाना हो तो कैल्शिनेशन, सल्फाइड और से अगर तुम्हें ऑक्साइड ऑफ मेटल में लेके जाना हो तो रोस्टिंग। कैल्शिनेशन प्रोसेस क्या होती है मैम? हीट करना है, बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। रोस्टिंग क्या करना है? इसमें भी हीट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। बस इसको ऑक्साइड में लिया ना, ऑक्साइड में लगा के हमें रिडक्शन ऑफ मेटल करना है। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है। लाइक कार्बन का यूज कर सकते हो, कॉक का, ज्यादातर कार्बन का यूज करते हैं, मतलब कार्बन का यूज करके दिखा रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में भी। तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड लिया, इसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई, तो इसने क्या करा? रिड्यूस कर दिया और जिंक को अकेला छोड़ दिया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज थी, हमें तो वो भी नहीं करनी थी, हमें तो पूरा प्योर जिंक चाहिए, प्योर। प्योर के लिए हमने लास्ट प्रोसेस क्या करी? रिफाइनिंग कर दी। रिफाइनिंग में हमें वही इलेक्ट्रोलाइसिस लेना है, एक बीकर लेना है, 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, कैथोड लेनी है, कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। याद रखना, जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा वो कैथोड पे आ जाएगा, जो इम्प्योर होगा वो हमारा एनोड पे रह जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज थी ना, इम्प्योरिटीज वो हमारी नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो ये है सिंपल सा। और यहाँ पे हम ये सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? जिंक सल्फेट का। कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट का, आयरन होता तो आयरन सल्फेट का, लेड होता तो लेड सल्फेट का। बिल्कुल इजी था। अब हमारा लास्ट, मतलब ये लो रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्योरली तरीके से निकाले, वो अब देखना शुरू करते हैं। ओके, देखिए हम देख चुके हैं कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है, और जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट उसे कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं लो रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा उसे और में से कैसे निकालना है प्योरली तरीके से। तो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारे मतलब यूजुअली प्रेजेंट होते हैं और में, वो सल्फाइड की ओर होते हैं। किसकी ओर होते हैं बेटा? सल्फाइड की ओर होते हैं। जैसे मैंने मिडल रिएक्टिविटी में बताया कि जो मिडल रिएक्टिविटी एलिमेंट होते हैं वो किन में होते हैं? कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होते हैं या सल्फाइड ओर में। ऐसे ही जो लो रिएक्टिव होते हैं वो सिर्फ सल्फाइड ओर में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अब उनको सल्फाइड ओर से मुझे अगर मेटल में लेके जाना है तो मुझे रोस्टिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, और रोस्टिंग प्रोसेस वही है कि हीट करो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे लो रिएक्टिव एलिमेंट मैंने जैसे ले लिया, मैंने मरकरी ले लिया, ठीक है। अब सल्फाइड और होगा तो मरकरी का सल्फाइड और है। अब मैंने हीट करा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैंने यहाँ पे क्या, कौन सी प्रोसेस लगाई है? यस, रोस्टिंग प्रोसेस लगाई है। कौन सी प्रोसेस लगाई है? रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग प्रोसेस के बाद ही मेटल में कन्वर्ट होगा। अब देखो होगा तो ऐसे ही जैसे हमने पिछले में देखा था कि सल्फाइड का और है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लगी, मतलब रोस्टिंग का प्रोसेस लगा, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो ऑक्साइड है ना बेटा, इसको हीट करोगे ना तो ये आपका सिंपल उसमें आ जाएगा, एलिमेंट में आ जाएगा, है ना। इस ऑक्साइड को मैंने सिंपली हीट करा तो ये किस में आ गया? मेरा सिंपली मरकरी में आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जैसे जिंक के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाती है ना, ऐसे ही मरकरी जो भी यहाँ पे आएगा लो रिएक्टिव का एलिमेंट, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह ही जाएगी। अब उसको भी निकालने के लिए जो हमने वहाँ प्रोसेस करा था वही यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? वही इलेक्ट्रोलाइसिस। अब वो कैसे करेंगे? वही जो सेम मेथड है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि बीकर लेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। कैथोड पे आएगा प्योर, अगर जैसे मरकरी सल्फेट ले रहे हैं तो कैथोड पे आएगा मरकरी, प्योर मरकरी, ताकि हमें मिल सके। यहाँ पे आएगा इम्प्योर और यहाँ पे हमारी इकट्ठी हो जाएंगी इम्प्योरिटीज। ओके, अगर मान लो कोई भी, वैसे तो इतना बड़ा आएगा नहीं कि लो रिएक्टिव एलिमेंट
दे दे और यूँ कहे कि उसे प्योर करके दिखाओ, तो ये उसका वैसे प्रोसेस रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे ऐसे पूछ लेंगे कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है, रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है ना। लेकिन अगर ये भी पूछ ले तो बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो अभी हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो चैप्टर है तो ईजी, बस थोड़ा सा तो एक लेंथी है और थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है बस, और कुछ नहीं मांगता। अब इसके बाद एक और टॉपिक हमारा रह जाता है, वो है हमारा कोरोजन। वो टॉपिक कवर करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलो वो जल्दी से कर लेते हैं। अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में थोड़ा पढ़ना है। अब देखो जैसे ही हम कोरोजन टॉपिक में जाएंगे, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, और वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी यार, वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब उस एक्टिविटी में क्या था, बेसिकली उस एक्टिविटी में 3 बिक्कर दे रखे थे। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ तो देखो ऐसे 3 बिक्कर ले रखे थे। कितने बिक्कर थे, 3, ठीक है। अब क्या कर रखा, उसके अंदर कील डाल रखी थी। जैसे मान लो मेरी ये कील रही, भाई यार ड्राइंग मत देखना तुम बस, ठीक है, ऐसी है मेरी थोड़ी ड्राइंग। अब ये जैसे मैंने डाल दी कील, अब उसने क्या करके देखा, उसने देखा कि उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, और उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ये मान लो मेरा ए है, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा था उसके अंदर पानी तो था, पानी तो था, ये पानी है, लेकिन उसके अंदर ऊपर चला ली हमने ऑयल की परत। किसकी, ऑयल। और जो तीसरा था मेरा, ऑयल, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। अब देखो, और जो तीसरा था मेरा, यहाँ पर ले लिया हमने कॉपर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। क्या ले लिया, कॉपर क्लोराइड। ये मेरा बी था और ये मेरा सी था। देखो क्या किया, 3 बिक्कर लिए, उसमें ना ये कील डाल दी, ठीक है। उसके बाद एक में तो क्या लिया, ये पानी है और ऊपर से एयर भी आ जा रही है। फिर एक में क्या लिया, पानी लिया और ऊपर ऑयल की परत, और एक में लिया CuCl। जब हमने कुछ टाइम के बाद इन तीनों को देखा तो हमने क्या देखा कि इस पे, इन किलो पे जंग लग चुका था, रस्टिंग ऑफ आयरन हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन ये किलो इन किलो पे नहीं हुआ, इस स्केल पे नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ, इन दोनों पे नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे लगी हुई थी ऑयल की लेयर, और जब ऑयल की लेयर थी ना तो वो ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पा रही थी, एयर, तो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट ही नहीं हुई, ये सिर्फ पानी में था। तो इससे हमें ये पता चला कि कील पे कभी भी सिर्फ पानी की वजह से जम नहीं लगता। फिर हमने एक ये चीज़ ली, इसके अंदर हमने क्या करा, अब यहाँ पर एयर तो आ जा रही थी, लेकिन हमने CuCl ले लिया। अब ये कॉपर क्लोराइड क्या करता है, कोई भी जो मॉइस्चर है उनको अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब यहाँ पर पानी नहीं था, तो क्या हुआ, फिर हमने देखा कि एयर में भी जो कील होती है वो, मतलब सिर्फ एयर में भी कील रस्ट नहीं पकड़ती, जंग नहीं लगता। लेकिन कील पे जंग कब लगा, जब उसको दोनों चीज़ें मिली, उसको एयर भी मिली और ऑक्सीजन मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा था, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा था कि कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो ना, मतलब किसी आयरन है उस पर रस्ट लगता हो, जंग लगता हो, तो उसमें दोनों चीज़ों की प्रेजेंस ज़रूरत है। किस किस की, पानी की भी और ऑक्सीजन की भी। ये नहीं कि सिर्फ पानी से आप जंग लगा दोगे या सिर्फ ऑक्सीजन से जंग लगा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे पता है यार बीच में बाहर की थोड़ी मोड़ी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए यार देख लेना। अभी मैंने इनको समझा भी लिया, चुप हो जाओ हो जाओ हो जाओ, मानने वाले नहीं है ये लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन की। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने क्या कहा कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की भी और पानी की भी। जैसे मेरा ये आयरन है, ये ऑक्सीजन ले लिया और ये पानी ले लिया, जब मैंने इनकी रिएक्शन करवाई तभी होगी रस्टिंग, ये याद रखना। क्योंकि है ना, कई बार क्या होता है तुम्हारे पेपर में यूँ पूछ लेगा क्या सिर्फ ऑक्सीजन से रस्टिंग हो सकती है या सिर्फ पानी से हो सकती है, तो साफ मना कर देना, नहीं, अगर रस्टिंग होनी है आयरन पे तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये है जैसे ये भी तुम्हारे दे रखा है कि जैसे कॉपर है उसमें CO2 मिला दिया, H2 मिला दिया, तो ब्लूइश ग्रीन की तरह रस्ट हो जाता है। जैसे कि ये वाला देखो सिल्वर है, उस पर जब वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है तो AgCS ब्लैक कलर का, जैसे कि अपनी मम्मी वो चांदी वांदी की वो डालती है, अंगूठी डालती है, पापा डालते हैं,
तो उनमें है ना ब्लैक ब्लैक सा नहीं हो जाता, थोड़े टाइम बाद मम्मी पायल डालती है, वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, फिर उनको साफ़ करवाने जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि है ना, जैसे वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है तो फिर वो ब्लैक कलर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब कोरोजन तो मेरे को समझ में आ गया कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, जैसे कॉपर वाला ब्लूइश ग्रीन ब्लैक कलर आ रहा है। अब इन सभी चीज़ों से बचा कैसा जाए, मेन मुद्दा है ये, कैसे बचा जाए। बचा जाने के लिए ये कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि गैल्विनेशन है, ठीक है, एनोडाइजिंग है, ऑयलिंग, पेंटिंग, ये तो बहुत ईजी है जो हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी कुछ भी चीज़ है, जैसे साइकिल है, साइकिल मान लो, अब साइकिल पे भी जंग लग जाता है, अगर हम उस पर पेंट करवा दें तो फिर जंग लगना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पेंट है वो क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। अच्छा, एलोइंग है। अब मैं बता दूं जैसे कि ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो ये क्या होता है बेटा, कोटिंग लगती है जिंक की, जो जिंक नहीं है उसकी परत लग जाती है। अब जिंक की क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी नहीं होता, कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा एयर के साथ, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग सिर्फ हम पहले ये बात याद रखना, हम एल्यूमिनियम के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस है वो, हम बार बार बात नहीं कर रहे थे, एक बिक्कर होगा, एक कैथोड होगी, एक एनोड होगी, वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है कि एक बिक्कर होगा, एक कैथोड है, एक एनोड है, यहाँ बैटरी है। ठीक है, अब की बार लेकिन जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक कैथोड होगी, एक एनोड, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड पे प्योर आएगी एल्यूमिनियम, यही बात कर रहे थे ना, वही होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एक होता है ऑयलिंग और पेंटिंग जो बहुत कॉमन है। फिर होता है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है कि मतलब एलोइंग क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तुम ऐसे समझ लो, ये किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला देता है, जिससे ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और उस पर कोरोजन लगना बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि हम वो एक बात करते हैं ना, वो आयरन प्लस में शायद कार्बन होता है, तो फिर वो ऐसे स्टील के लिए हो जाता है। तो आपको समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको इतनी सारी अगर नहीं समझ में आ रही तो ये याद रखने की जरूरत, बस नाम याद रखना कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, एनोडाइजिंग होता है, ऑयलिंग होता है, पेंटिंग होता है, एलोइंग होता है। ओके, तो ये था बिल्कुल इजी सा चैप्टर। देखो थोड़ा सा तो लेंथी था, मैं बार बार में कह रही हूँ, लेकिन चैप्टर बड़ा इजी था और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर ऐसे ही वन शॉट देखने हैं आपको चैप्टर 1 के, 2 के, 4 के, 5 के और बायो के, फिजिक्स के, तो आप न्यू एजुकेशन क्लास 10th पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।